हेलो फ्रेंड्स, सो यूआईएस में आपका स्वागत है। और आज जो हम देखेंगे वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हम देखेंगे। क्यों? बिकॉज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो एवरी ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विपो, है ना। विपो ने इसको निकाला है। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है। साथ ही साथ ये इसके साथ मिलकर निकालती है इनसीड के साथ मिलकर निकालती है ना। साथ ही साथ ये इनसीड भी इसमें और पार्टिसिपेट करता है। आपका काम है एक बार जाकर देख लेना इनसीड है क्या, ओके। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। साथ ही साथ प्लस कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी, ओके। ये तीन मिल करके ऑर्गेनाइजेशन एक साथ इस रिपोर्ट को निकालती है, ओके। ऑलराइट, कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विपो। विपो इज द आंसर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालती है। अब आगे देखते हैं कि इसमें है क्या। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या इंडिया का रैंकिंग बढ़ा है, घटा है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है 2024 में कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो समटाइम्स यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस है उसमें क्वेश्चन आते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक ये है, या तो 30, 40, 50 जो भी होता है उसके बारे में वो पूछते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा है इसमें, इंडिया हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। हमने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन 2024। इसीलिए आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज 2024 में इंडिया का जो रैंक रहा है वो 39th रैंक रहा है पोजीशन एमंग 133 ग्लोबल कंट्रीज, है ना, या ग्लोबल इकोनॉमीज। तो ये आप याद रखना कि 133 देशों में हमारा रैंक कितना रहा है? 39। और ये फर्स्ट टाइम इतना ना अच्छी रैंकिंग हम लेकर के आए हैं। इसके पीछे के हम रीजंस भी देखेंगे कि क्यों आया। दिस लीप इन रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू फोस्टरिंग अ रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज इंडिया ने डोमेस्टिक लेवल पे एक रोबस्ट इनोवेशन सिस्टम को डेवलप किया है। वन बाय वन हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हमने और कौन कौन से मैकेनिज्म को डेवलप किया। ये आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा, ओके। ये मैं साथ ही साथ इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यहां से आपके पॉइंट्स जनरेट होना चाहिए। जब आपको पॉइंट जनरेट होगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये आप एग्जाम्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमने देखा कि रोबस्ट इनोवेशन सिस्टम, है ना। तो जैसे आप आंसर में एक सब हेडिंग डालते हो ना कि फॉर एग्जांपल की क्वेश्चन आता है कि हाईलाइट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन 2024, आल्सो हाईलाइट्स द मेजर चैलेंजेस दैट लाइज अहेड। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक उसमें आप डालेंगे जैसे आंसर में कि पहला आप आंसर क्या देंगे, रोबस्ट इनोवेशन ना इकोसिस्टम। उसके नीचे आप लिख सकते हैं अदर, जैसे अटल इनोवेशन आपका इनोवेशन हब हो गया। उसके अलावा टिंकरिंग लैब्स को सेटअप किया गया था, है ना। बहुत सारे और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स वगैरह है ना डेवलप किए गए। फॉर एग्जांपल हमने कोलैबोरेट किया अदर कंट्रीज के साथ, है ना। सो ये सारा आपका पॉइंट्स आएगा। आगे देखते हैं, दैट इज अंडरपिन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आर&डी पे हमने डेवलपमेंट किया। वो अलग बात है कि आज भी इंडिया का आर&डी पे जो खर्च है वो प्रॉपर जीडीपी का 1% से भी कम है ना। इट इज लेस देन 1%। तो इंडिया एक्सपेंडिचर, ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेस देन 1%, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा ग्लोबल एवरेज से भी कम है। सो आप आइडेंटिफाई करेंगे ग्लोबल एवरेज में वर्ल्ड ने, मतलब जो बाकी कंट्रीज हैं वो कितना परसेंट खर्च करती हैं, है ना। सो आप एक ग्लोबल एवरेज देखेंगे और एक आप याद रखेंगे इंडिया का। इससे आपका एग्जाम्स में काफी हेल्प होता है, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं अ कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना। एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट को सेटअप किया गया जहां पे इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स दोनों आपस में एक साथ मिलकर काम करेंगी। द कंट्रीज ग्रोइंग इनोवेशन पोटेंशियल हैज बीन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जब तक वो एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं करेगी, है ना, चाहे कोई भी सरकार हो, जब तक तो वो एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं करेगी कोई भी ये इंटरेस्ट नहीं दिखाता। बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा टाइम और पैसा,
है ना, टाइम और पैसा दोनों चीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है R&D पे, और ये दोनों के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ देखते हैं दैट प्रायोरिटाइज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना, जिसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रायोरिटाइज किया। और क्या देखना है इसमें, और साथ ही साथ देखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो ऑल्दो ड्यू टू सर्टेन रीजन्स की उसमें कुछ अच्छे तरीके से उस रिपोर्ट को नहीं पब्लिश की जाती थी, एंड अदर देयर आर सेवरल रीजन्स, वो रीजन्स में आपको नहीं जाना है, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता था, जिसमें इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जिसको अभी इवेंचुअली अभी वर्ल्ड बैंक ने इसको बंद कर दिया। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप ना एक कल्चर है, एक हैबिट है, एक एटीट्यूड है। आज इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अगर आप देखेंगे मतलब वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, उसके बावजूद भी अगर हम बहुत सारे फ्रंट पे अच्छा नहीं करेंगे तो इट्स मेजर क्वेश्चनेबल होता है। क्वेश्चनेबल कैसे होता है, क्योंकि क्या गवर्नमेंट एक प्रॉपर स्टेप्स ले रही है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन होगा, इंडिया के फ्यूचर्स पे डेवलप होगा, है ना, क्वेश्चन होगा फ्यूचर में, है ना, हमारा ग्रोथ कितना होगा, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ क्या है, इनोवेशंस का कितना ज्यादा कल्चर डेवलप हुआ है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स कितने सारे निकल के आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप आज के टाइम पे देखो तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एआई है ना, मशीन लर्निंग है, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो निकल के आ रही है। इसका वजह क्या है कि हमारे एंटरप्रेन्योर कल्चर, जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है और जो इनोवेशन का इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, साथ ही साथ आगे देखते हैं, In a span of nearly a decade, India has made tremendous strides. हमने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया in the GII Global Innovation Index ranking, rising from the 81st position in 2015. हमारा रैंक कितना था 81 in 2015, 32 39 in 2024. आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जंप है हमारा, है ना। इट इज समथिंग लाइक कि हमारा जो ग्राफ है वो डायरेक्ट ऐसे गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, सो ये काफी अच्छा एक मैसेज है हमारे कंट्रीज में, चाहे हमारे युवाओं के लिए, कि हमारा कंट्री इनोवेशंस पे ध्यान दे रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अमेरिका, है ना, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इजराइल हो गया, है ना, यूके हो गया, ये सारी जो कंट्रीज है ये इनोवेशन पे काफी ध्यान देती हैं और इससे उनको काफी एडवांटेज, है ना, मिलता है। बिकॉज आप जब कोई चीज न्यू इनोवेट करते हैं, आप उसका पेटेंट कराते हैं, इससे आपका बिजनेस ग्रो करता है, इससे आपकी कंट्री ग्रो करती है, इससे आप FDI अट्रैक्ट करेंगे अपनी कंट्रीज में। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स एक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ओके, और उसमें से इनोवेशन एक मेजर फैक्टर है। दिस स्टडी क्लाइंट्स रिफ्लेक्ट द कंट्रीज फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स नर्चरिंग इनोवेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। बहुत सारे सेक्टर के में आपको इनोवेशंस के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, अप्रोच, कंट्री का जो फोकस्ड अप्रोच है इससे हेल्प मिला है। ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रोबस्ट इंटेलेक्चुअल IPR फ्रेमवर्क, है ना। आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा एरेना है ना जहां पे अगर आप देखेंगे तो WTO में बहुत सारा केसेस चलता है ना, IPR को लेकर के। बिकॉज ये एक मेजर एंगल है जिस, है ना, इससे काफी कुछ निर्भर करता है आपके कंट्रीज पे, है ना, इनोवेशंस, FDI, इकोनॉमीज, पूरा बहुत सारी चीज इस पे डिपेंडेंट होती है। ये WTO जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको सेपरेटली देख सकते हैं। This achievement highlights India's growing leadership in innovation, especially as country ranks first among 10 economies in Central. अब आप देख लें, first among 10 countries in Central and Southern Asia. Southern और Central Asia में हमारी रैंक कितना रहा है, फर्स्ट रहा है। ओके, among lower and middle economies, है ना, first among lower and middle economies की में हमारा फर्स्ट रहा है। Furthermore, India's ranks fourth globally in the WP, है ना, WIPO में हमने कहा मिला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में हमारा रैंक कितना रहा है, फोर्थ रहा है। क्लस्टर रैंकिंग, साइंस एंड टेक का जो क्लस्टर रैंकिंग है, जो विपो के द्वारा, है ना, विपो के अंदर आता है, वो उसमें क्या है, हमारा रैंकिंग फोर्थ है ना। अगर हम उसके अलावा बात करें विद की सिटीज, जैसे सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एंड चेन्नई लिस्टेड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 100 S&T मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स। तो दिस इज अ गुड न्यूज। अब हमारा इसमें एरिया क्या होगा, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि ना ही ये सिर्फ 4 शहर, है ना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड चेन्नई, जबकि आगे के बाकी भी हमारी जो सिटीज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए टॉप 100 में। फॉर एग्जांपल अगर आप हैदराबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, है ना, उसके अलावा आप अदर, है ना, लखनऊ की बात करें, पटना की बात करें, है ना, जो जितनी कैपिटल सिटीज हैं, अहमदाबाद की बात करें, तो ऑल दिस सिटीज शुड कम अंडर इनोवेशन टॉप 100 S&T। तब जाकर के अगर आप देखेंगे
तो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा और बेहतर होगा, ठीक है। एडिशनली इंडिया स्टैंड 7th ग्लोबली इन intangible asset intensity and excels in the innovation outputs, okay, ranking 33rd, making a notable improvement from the previous year। तो ये आपके लिए हमने इसलिए डाला स्लाइड बिकॉज आप इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, ठीक है। सो आगे देखते हैं। 5 key initiative have contributed to India's improved standing in global innovation index, okay। अब ये 5 key initiative क्या है, ओके। फर्स्ट देखेंगे, इंडियाज राइज इज फ्यूल्ड बाय द रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम। पहले आप ये अंडरलाइन करते जाएंगे, आपका काम क्या है, अंडरलाइन करते जाना, रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, कैरेक्टराइज बाय वास्ट नॉलेज कैपिटल। वास्ट नॉलेज कैपिटल, नॉलेज एक बहुत बड़ी बात होती है। एक कंट्री का नॉलेज बेस ऐसे डेवलप नहीं हो जाता है ना दिनों दिन, है ना, इसको समय लगता है, ये प्रोसेस होता है। आपके एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आपके यहाँ जो कॉलेजेस हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर कैसा कल्चर है ना, उनका यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो कितना स्ट्रांग है ना। सो ये सब बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। जिस कंट्रीज में भी इनोवेशन नहीं हो रहा है, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, या अदर दुनिया की अदर कंट्रीज की बात करें जो अदर मुद्दाज के अंदर है ना फंसी हुई हैं, उनका काम मतलब ये अभी अपने यूथ पे फोकस नहीं कर रही है, किसी अदर एरिया जियो पॉलिटिक्स पे ज्यादा उनका नजर है, उस कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो ये कमी दिखता है आपको। नॉलेज जो बेस होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज बेस एक वैसा ही चीज होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि एक अच्छा मकान को बनने के लिए एक अच्छी उसकी फाउंडेशन होना चाहिए। तो ये फाउंडेशन स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, पेरेंट्स, ये सारी जनरेशन जब एजुकेटेड होगी, एक बेहतर है ना एक फाउंडेशन तभी किसी बच्चे का बनता है और वहां से एक नॉलेज बेस डेवलप होता है ना। तो ये आप देख सकते हैं। और डायनेमिक स्टार्टअप कल्चर यहाँ पे सेटअप किया गया। कैसे, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स को एंजल फंडिंग की जरूरत है, उस वहां पे उसको प्रोवाइड कराया गया है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऐसे इनवाइट करती है कि अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि दिस बिजनेस है ना कैन डू वंडर एंड दिस आइडियाज कैन है ना ब्रिंग डेवलपमेंट इन द नेशन, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको फंडिंग करती है ना। सो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग भी अवेलेबल है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च एंटिटीज। अब अगर आप देखेंगे सो कोलैबोरेटिव है ना आपका जो रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसे की लिमिटेशंस होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपने फंडिंग से है ना जो प्रॉफिटेबल कंपनियां है वो कुछ परसेंट निकाल करके वो अपने R&D पे अगर डालेंगी और फिर सरकार के साथ अगर मिलकर काम कर सकती है तो रिजल्ट बहुत वंडरफुल रिजल्ट आता है। ओके, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अगर आप अमेरिका की बात कर लो, इजराइल की बात कर लो, चाइना की बात करो, ये सारे देश जो है, सारी कंट्रीज में आपको ये काफी ज्यादा ये कल्चर देखने को मिलेगा कि पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में कोलैबोरेशन स्ट्रांग होता है। ओके, उसके अलावा द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो निधि है ना, जो निधि है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ये आपका एग्जाम्स में आता है डायरेक्ट कि निधि जो इनिशिएटिव है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, है ना, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो निधि प्रोग्राम्स हैज एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, है ना, पार्क्स अक्रॉस द कंट्रीज। तो अब सोचिए कि ऐसे पार्क्स जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए, इससे क्या बेनिफिट होता है कि वहां से जो पब्लिक है उसके साथ इंटरेक्शंस बढ़ता है, पब्लिक को ये पता चलता है, अवेयरनेस बढ़ती है कि नीति आयोग कौन सा इनिशिएटिव लेकर आया है, साइंस एंड टेक कौन सी इनिशिएटिव लेकर के आया है ना, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव चल रही है, उससे क्या बेनिफिट होना है across the country, bringing together public institutions and private startups to commercial innovations, है ना। अब आप देखें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सभी को पता होगा, सब लोग कहीं ना शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, है ना। शार्क टैंक इंडिया जो प्रोग्राम है ना, जो आपको आता है टीवी पे, आप देखिए उसमें कितने सारे इनोवेशन लोग लेकर के आते हैं और बहुत सारे लोगों को अब उसके माध्यम के थ्रू पता चल रहा है कि इंडिया में भी ऐसे कल्चर्स हैं, है ना। इवन इट्स वहां पे मैटर नहीं करता, आप देखेंगे 50 से ऊपर के लोग भी इनोवेशन में लगे हुए हैं और 18 से पहले भी लोग इनोवेशन में लगे हुए हैं। तो बोथ द कल्चर को हमने वहां पे देखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते सेकंड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपको याद है, सेकंड में देखेंगे वेरियस गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव। गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव, अब आपका यहाँ पे काम है गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चला रही है ये आपको मालूम होना चाहिए, इंक्लूडिंग दोज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and biotechnology as well as the Atal Innovation Mission, very important, this Atal Innovation Mission,
इस अटल इनोवेशन मिशन ने काफी गेम चेंजिंग की बात किया जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। कभी एक सेपरेटली इसके ऊपर मैं अच्छे से आपको डिस्कस करके बताऊंगा अटल इनोवेशन मिशन एक्चुअल में कैसे हेल्प किया है ना सेवरल ग्राउंड्स पे, है ना। अटल इनोवेशन मिशन have played crucial roles in enriching the national innovation environment। अब एक बात समझिए, जब आप डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं ना, तो हर इकोसिस्टम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, so इससे क्या बेनिफिट होता है? ओवरऑल ये बेनिफिट होगा कि कंट्री की पूरी डेवलपमेंट, कल्चर और इनोवेशन पे काफी इम्पैक्ट होता है ना। तो जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे ना कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे, आपकी बात माने, आपको लीडरशिप के रोल में अगर आपको, है ना, रहना है, उसके लिए आपको इनोवेशंस एंड उसके लिए आपको पहले प्रूव करना होगा, है ना। उसके लिए आपको स्टैंड बाय करना होगा, खड़ा होना होगा कि हाँ मैं उसके काबिल हूँ, है ना। आज अगर दुनिया किसी न किसी लेवल पे हमें रिस्पेक्ट करती है, उसके बहुत सारे फ्रंट है। या हमारा इसरो का मिशन हो गया, है ना, या आपका इसरो मिशन की बात कर लें, या हमारा डिफेंस की बात कर लें वहां पे, है ना। उसके अलावा और क्या है आपका, उसके अलावा अगर आप हमारे स्पेस में जो बहुत सारी मिशंस हुई हैं उसको लेकर काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है इंडिया को। साथ ही साथ हमारे ग्रीन रिवोल्यूशंस की आप बात कर लें, है ना, जिसे इंडिया आज सिर्फ अपनी, है ना, अपने क्राउड्स को या अपने पीपल्स को सिर्फ फीडिंग नहीं कर रहा है, दुनिया भी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम उनको क्या करें, डिलीवरी करें। जब वहां पे दुनिया में क्राइसिस ऑफ फूड, आप समझो कि एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 1.4 करोड़ है ना 140 करोड़, सॉरी 140 करोड़ पॉपुलेशन जहां पे है जिस देश में, उस देश में अगर आप सोचें तो वहां पे, है ना, वहां से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है। अगर आप यूक्रेन रशिया की वॉर में देखें तो एवरीवन वांटेड कि व्हीट जो है हम इजिप्ट में हम भेजें, बिकॉज इजिप्ट वाज इनिशियली डिपेंडेंट अपॉन इजराइल, सॉरी यूक्रेन, है ना, यूक्रेन, बिकॉज वहां पे व्हीट प्रोडक्शन अच्छी होती है। यूक्रेन रशिया इन सब पे डिपेंडेंट थी, लेकिन बाद में एक्सपेक्ट किया गया जब ये दुनिया में क्राइसिस हुई कि इंडिया इस सप्लाई करे व्हीट। तो ये अपने आप में ग्रेट अचीवमेंट है। तो कहीं भी आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें या आपके एक कंट्री लेवल पे बात कीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कीजिए, स्टेट पे या कंट्री पे या वर्ल्ड में, आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। यू आर दैट पर्सन, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो रेस्पेक्ट डिजर्व करता है ना। ये समय लगता है, इसमें आपको आपको समय के साथ साथ इसमें पैसा और सब कुछ इसमें खर्च करना पड़ता है। ओके, आई एम टॉकिंग इन एथिकल सेंस, है ना। पैसा, गलत पैसे खर्च करके, गलत जगह खर्च करके आपको, है ना, रेस्पेक्ट के पीछे नहीं भागना है, कुछ एथिकल वे में अच्छा करना है जिससे आपके अंदर एक, है ना, बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं आपको पता ही होगा, है ना, जो इस तरीके से हमारे अभी रिसेंट में जो अभी रतन जी टाटा, है ना, उनका नाम सभी ने। आगे देखते हैं थर्ड, पॉलिसी ड्रिवन इनोवेशन स्पीयर हेडेड बाय नीति आयोग का नाम यहाँ पे आ गया। नीति आयोग ने काफी अच्छा फंक्शन किया है। नीति आयोग का रोल ना सिर्फ यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट करके रखने की बात नहीं थी। यहाँ पे अगर आप बात करें तो कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की जो बात करते हैं, उसके साथ ही साथ नीति आयोग ने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को डेवलप किया। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे डेवलप किया? फॉर एग्जांपल, दो राज्यों के बीच में कंपटीशन कराना। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्वच्छता की बात करें उसको लेकर के, है ना, अगर आप क्लीननेस, स्वच्छता, सैनिटेशन की बात करें तो इसकी उस फील्ड में, उसके अलावा डिफरेंट फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सी राज्य अच्छा कर रहा है ना, ये सारे फील्ड में नीति आयोग ने क्या किया, एक कंपटीशन डेवलप किया। इससे क्या हुआ कि राज्य ना उस पर ध्यान देना शुरू किया कि व्हाई माय स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग, है ना, या और नेशनल के स्टैंडर्ड पे भी हमसे उससे सबकी ध्यान जाती है। प्राइवेट सेक्टर भी उस पर फोकस कर पाता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी। क्यों? क्योंकि ऐसे रिपोर्ट, पहले ऐसी रिपोर्ट कम निकाली जाती थी कि कौन सा राज्य किस फील्ड में अच्छा कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे बहुत सारा सिनारियो है ना। तो ये काफी, ये पॉइंट्स आप अपने आंसर राइट में लिख सकते हैं। एज ऑप्टिमाइज्ड एफर्ट्स इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी की अभी हमें डिमांड ज्यादा है। क्यों? ईवी से काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला। पहला, एक तो आपका CO2 की एमिशन कम होगी। दूसरा, हमारा जो डिपेंडेंस है ना, क्रूड ऑयल पे, है ना, वो उस पे कम होगा। क्यों? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हमारा 80% से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट अभी भी हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी के लिए, राइट। और उससे क्या नुकसान होता है, हमारी स्ट्रेटेजिक में प्रॉब्लम आती है, मतलब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ब्लॉक करता है। कैसे? आपके पास लिमिटेशंस आ जाती हैं, आप खुल करके डिसीजन नहीं ले सकते दुनिया में, राइट। क्यों? बिकॉज वहां पे आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो इंटरनेशनल फोरम में आपको इंडिपेंडेंट जब आप रहेंगे तभी जाकर के आपकी बात भी सुनी जाती है।
ईवी हमारे लिए गेम चेंजिंग होगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या ध्यान देना कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से हम ज्यादा डेवलप करें, है ना, अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप करें, है ना, न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी का फ्यूल भी देखा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक को और डेवलप किया जाए, सोलर, विंड, ये सारे चीज, है ना, और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इनफैक्ट समुद्र के वेव से भी अगर आप यहाँ ना आज के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल टेक्नोलॉजीज। पॉइंट वही है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटेंट कैसा है। द पॉइंट इज इंटेंट कैसा है। अगर कंट्रीज पर फोकस करेगी तो विद इन 10 ईयर्स हम काफी ज्यादा अच्छा उस पर कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक वेरी इनोवेटिव सेक्टर जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इस पर काम चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्पेस की बात करें या अगर आप बात करें हेल्थ की, तो ये सारे जगह इसका एप्लीकेशन, इसका बहुत हाई इसका एप्लीकेशन, है ना, हाई एप्लीकेशन। दैट्स व्हाई यूपीएससी पूछता है इसको लेकर के, है ना, यूपीएससी काफी इंपॉर्टेंस देता है नैनो टेक्नोलॉजी एंड अदर टॉपिक्स। क्यों? बिकॉज इसको पूछता है क्योंकि ये बहुत ही, है ना, इसका एप्लीकेशन बहुत हाई है। स्पेस एंड अल्टरनेटिव एनर्जी, जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है ना, अल्टरनेटिव एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में एंड अदर एनर्जी के फॉर्म में, जहां से भी आपका फोसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम हो सके, है ना, वो हमारे लिए एनर्जी बेहतर। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट से फोर्थ, इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड नोटेबल प्रोग्रेस इन की इंडिकेटर्स लाइक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, है ना, इंडिया का डोमेस्टिक लेवल पे जो परफॉर्मेंस उसकी बात हो रही है यहाँ पे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव सर्विसेज। ओके, इस पे हमारा काफी अच्छा हमने काम किया है। फाइनली अमंग लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज इंडिया स्टैंड आउट फॉर हैविंग द हाईएस्ट इनोवेशन क्वालिटी। तो ये आपका काम है, एक बार पॉइंट्स को देख लेना, इसको याद कर लेना, समझ लेना और इसको आंसर में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर चैप्टर। ये एक तरीके से एक आर्टिकल है। आर्टिकल इसलिए है बिकॉज ये अभी न्यूज में था और आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो ऐसे ही आगे के आर्टिकल्स देखने के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइबर्स, एंड हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे जो एग्जाम्स में आपकी डायरेक्टली मदद